हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले जाकर आप लेक्चर नंबर 2 देखो, जिसमें हमने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बिल्कुल डिटेल से, और साथ ही साथ में बिल्कुल डिटेल में हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी देखो, जिससे आपको पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा यदि आपने काइनेटिक एनर्जी की वीडियो नहीं देखी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। फिर भी हम थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी रीजन के कारण ऑब्जेक्ट या पार्टिकल में मोशन आ जाए, तो उसी जो मोशन आया है, जिस एनर्जी के कारण उसमें मोशन आया है, उसी एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि सिंपल भाषा में कहें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स अप्लाई कर दें, तो जिस एनर्जी के कारण उसमें मोशन आया है, उसी एनर्जी को हम नेम दे देंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई कर दी, नेट फोर्स अप्लाई कर दी, तो इसमें ये मोशन आ गया। अब ये जो इसमें मोशन आया है, जिसकी जो एनर्जी आई है, जिस एनर्जी से इसमें मोशन आया है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सिंपल भाषा में बोले, अगर किसी पार्टिकल में एकदम से मोशन आ गया, तो उसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप इस लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिंपल सी। क्या? वैसे तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ना है ये टॉपिक, फिर भी हमें थोड़ा बहुत ही बात कर लेते हैं। एक पॉइंट हैगा बहुत ज़्यादा, जो एनर्जी होती है ना, मुझे नहीं पता कि आपने अभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिर भी थोड़ा बहुत जो एनर्जी है ना, वो कभी भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए। एनर्जी होगी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। और जो एनर्जी है ना, ट्रांसफर होती है, ए ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। देखो, जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये पॉइंट नोट करके लगना, हम आगे भी बात करेंगे। वो हमेशा ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब एक फॉर्म जो एनर्जी हमें ना, जो एनर्जी है ना, एनर्जी अलग अलग नेम में ट्रांसफर होगी। कभी वो काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, कभी वो पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगी, वही एनर्जी कभी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसी कभी कभी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट वो एनर्जी है, वो नाम अलग अलग दे देंगे, वर्क अलग अलग करने लगेगा काम, तो हम उसको नाम अलग अलग दे देते हैं। एनर्जी एक ही है, बस नेम दे दिया हमने। उसने जैसे काम करना अलग काम कर दिया, जैसे कि ह्यूमन है, काम तो सभी करते हैं कि नहीं करते। कोई ऑफिस जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उनके नेम दे दिए कि हाँ वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, लेकिन जॉब के स्पेसिफिक नेम दे दिए। उसी तरीके से ये जो एनर्जी है, अब वो एनर्जी क्या क्या काम कर रही, कोई हीट का काम कर रहा है, तो हमने उसे हीट एनर्जी बोल दिया। ऐसे ही हमने नेमिंग कर दी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी को मतलब क्या होता है? क्षमता। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। अब जैसे कि जब आप देखो, एक एग्जांपल के थ्रू, मेरे पास ये रबड़ है। अब देखो, जब भी मैं इस रबड़ को खींच रहा हूं, तो इसके पास क्या है? एक क्षमता है, जिससे अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है। देखो, मैं इसे खींच रहा हूं, इसके पास क्षमता है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है। उसी तरीके से हम जब स्प्रिंग को दबाते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं, तो उसके पास एक क्षमता होती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। जैसे कि बालो, ये हमारे पास ये कपड़ा है, जब मैंने इस कपड़ा को ऐसे फोल्ड किया, क्या इसके पास कुछ क्षमता है वापस आने की? नहीं, इसके पास कोई क्षमता नहीं है। और जैसे कि ये हमारे पास, ये देखो, जब मैं इसको खींच रहा हूँ, इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो इसके पास क्षमता है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। एक देखो, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया और छोड़ा, तो ये नीचे आ गया, एकदम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? सोचा आपने? तो ये इसी के बारे में तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आखिर ये काइनेटिक एनर्जी आ कहां से रही? जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले रहा है, आखिर काइनेटिक एनर्जी आ कहां से रही? तो सुनो, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा हूं, इसका मतलब क्या कर रहा हूं? मैं इस पे वर्क डन कर रहा हूं। वर्क डन क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं और वो डिस्प्ले हो जाए, तो डिस्प्ले मतलब अपनी जगह से खिसक जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क डन। तो मैंने इसमें फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले भी किया, इसका मतलब है वर्क डन हुआ। और हमने पढ़ा था वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? हमारी एनर्जी रिलीज हो रही। तो मेरे जो हाथ की जो मस्क्यूलर एनर्जी है, जो हाथ की मेरी मस्क्यूलर एनर्जी है, वो रिलीज हुई, इसके पास आ गई। अब मैंने बोला था हमारी एनर्जी ट्रांसफर करती, अब वो इसके पास आ गई। तो ये जो एनर्जी इसके पास आई, वो क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई और काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गई। तो पहले मतलब इसका मतलब इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, और जो एनर्जी छोड़ी, तो वही एनर्जी किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। जैसे हमने यहाँ पे रबड़ का फॉर्म लिया था, जब मैंने इसमें फोर्स लगाई, तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको छोड़ा,
जैसे देखो पहले मैंने यहाँ अपने हाथों से फोर्स लगाई तो मेरी एनर्जी रिलीज हुई और वो किस में चली गई, इस रबर बैंड में चली गई। अब एक इस रबर बैंड में स्टोर हो गई और जैसे मैंने छोड़ा वही एनर्जी किस एनर्जी में बन गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब इसमें जो एनर्जी जो स्टोरेज हो गई, जो स्टोर एनर्जी है, उसी एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी बोली। जैसे कि मैंने फोर्स लगाई तो मेरी कुछ एनर्जी रिलीज हुई तो हमने उस एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी बोला। अब जैसे जब हम इसको खींच रहे हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होने लगी तो उस स्टोर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोला है, और एकदम से रिलीज कर दी इसको काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल और, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास फुटबॉल है, जब मैं इसे जोर से दबा रहा हूं, इसका शेप चेंज कर दिया तो इसके पास एक एनर्जी आई कि जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, जब मैं इसको फोर्स लगाया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर अपने आप आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। इसका मतलब क्या है, जब मैं देखो अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाई, अब मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर कर दी इस ऑब्जेक्ट में, तो इस ऑब्जेक्ट में जाके वो स्टोर हो गई और जैसे ही मैंने छोड़ा तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो एनर्जी स्टोर हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब देखो क्या बोला गया, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी दैट इज स्टोरेड इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नाउ एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्टोर एनर्जी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो जाए। कब स्टोर हो जाए, जब उसकी हम पोजीशन चेंज करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी पोजीशन चेंज करी थी, या फिर शेप चेंज करें। इन दो रीजन के कारण ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि पोजीशन की तो हमने ये समझ लिया, ऑब्जेक्ट को गिरा रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लगी थी। जैसे कि हम यहाँ पे छोड़ा, ये ले जा रहा हूं ऊपर तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होती गई, छोड़ा काइनेटिक एनर्जी आ गई। जैसे कि मैंने शेप दबाया तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, मेरी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर हुई और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। जैसे ही छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। सिंपल है। अब समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इसकी एसआई यूनिट की बात करें सब वही सेम है। जैसे कि जो एनर्जी तो है वो क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते जा रही, उनका जॉब है वो अपना अपना काम कर रही है। उसी तरीके से तो मतलब कि हम ह्यूमन है, हम सबको इंसान ही बोलेंगे। उसी तरीके से इन सारी जितनी भी एनर्जी होंगी उनकी एसआई यूनिट भी सेम होगी। तो मतलब जो जूल है इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, हमारी जूल होगी। तो ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी डी होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी तो बहुत से टाइप की होती है, लेकिन हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग टाइप की होती है। उनमें से हमको सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की एनर्जी पढ़ना है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जो एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करे। जैसे कि जी यहाँ पे हम किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो उस वाली जो एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टोर हो रही है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बस इसी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और हमारी एक और एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसे कि ये जब हम किसी चीज को खींच रहे हैं, ये स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो एनर्जी आ रही है जिससे इसमें एनर्जी स्टोर हो जाए, जब हमें खींच रहे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जा रही, तो हम इसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। खींचा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। हमको इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ना है। और एक और होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या लास्ट और हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हमको पढ़ना है 12th क्लास में, अभी नहीं पढ़ना है। देखो ये क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसे कहते हैं, जब दो सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं, तो उनमें एक एनर्जी स्टोर होने लगती है जिससे वो दूर जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमको 12th क्लास में पढ़ना है। फिर मुझे मेरा काम था जो बताना, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी 3 टाइप की एनर्जी होती है। हमको मेन पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले आप इतना नोट करो, मैं रफ करता हूं। अब नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं हमको किसके बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक डालेंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब आप हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब हम कोई सा भी वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट करें और वो जो एनर्जी आ रही है उस वर्क डन के कारण, और वो एनर्जी क्या हो रही है? ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टोर हो रही हो, तो उस स्टोरेज एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द एनर्जी दैट इज स्टोरेड इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द ग्राउंड, यहां पे लिखेंगे अबव द ग्राउंड, इज नोन एज, यहां पे लिखेंगे इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? जब हम कोई सा भी वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट करें और उसमें जो एनर्जी आ रही है, उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोरेज हो रही है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टोर हो रही है, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? और हम इसे डिनोट करते हैं पी से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ग्रेविटेशन जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसे हम डिनोट करेंगे पी से, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पी से क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mgh। अब इस फॉर्मूला को हम ड्राइव करते हैं, कहाँ से आया है? देखो यहाँ से h का तो हमें ऐसे ही पता चला है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कराए, g का मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट है, h का मतलब हाइट होगी कुछ ना कुछ, और m का मतलब मास होगा। तो हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट, ये मान लो हमारे पास भी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m और इसका वेट होगा, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी mg, कि हमारे इसका जो ऑब्जेक्ट का वेट रहता है उस पर एक फोर्स लगती है। अब मान लो इस पे हम एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे, एक फोर्स लगाई F। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स लगाते हैं जितना उसका वेट रहता है। हमें किसी को उठाना है तो हम उस पर इतनी ही फोर्स लगाएंगे जितना उसका वेट होगा। अब ज्यादा फोर्स थोड़ी लगा देंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर उतनी फोर्स तो लगाते हैं। देखो हम एकदम से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? अब कोई सी हल्की चीज रहती है, हम उस पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स लगाते हैं जितना कि उसका वेट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा, मान लो m मास होगा g के अगेंस्ट, तो वेट मान लो mg है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो इसको उतनी ही फोर्स लग रहेगी जितना वेट इसका होगा। अब मैं इसको खिसकाते खिसकाते ना यहाँ पे ले आया, यहाँ तक ले आया इस ऑब्जेक्ट को। तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया, मतलब इस हमने वर्क डन किया। वर्क डन क्या होता है? इस पर मैंने एक फोर्स लगाई जिससे ये डिस्प्लेस हुआ, तो मतलब मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा मतलब हाइट। ये देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हाइट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ले गए ऊपर, पहले इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर ऐसे ऐसे, तो नहीं, जो इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेते, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, चाहे कैसे ले गए, हम तो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन देखती है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा? जितना उसका वेट होगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू में g इंटू में s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन। ठीक है, इतना समझ में आया? और s को हम क्या लिख सकते हैं? h। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? h भी तो लिख सकते हैं। और हमने पता है जो हम जितना ही वर्क करते हैं उतनी हमारी एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो वर्क डन किसके इक्वल में होता है? एनर्जी के इक्वल में होता है। हम पहले बात कर चुके हैं। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? E, और यहाँ पे निकल गया mg। और जी हमारी कौन सी एनर्जी यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। तो E को हम यहाँ पे लिखेंगे P से। कौन सी एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। ये सिंपल था, ये इसका फॉर्मूला आ गया। कितना सिंपल था, 2 मिनट में हो गया है। ये डेरिवेशन कई बार पूछ ली जाती है, इजी इसलिए आप 9th क्लास में हो। तो अब ना हम इसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मिक्स करके, और फिर आप फाइंड करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो पहले ना आप इसको नोट करो, मैं रफ कर देता हूं, पहले से ही आंसर लिख देता हूं आपको, जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले से ही, तो पहले नोट करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हम सबसे बेसिक्स क्वेश्चन के साथ करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। व्हाट। क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आप एक वीडियो देख लें, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो चलाऊंगा।
बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए। पहली, एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। दूसरी, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दो रीजन के कारण उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पहला रीजन होगा शेप चेंज। मैं इस फुटबॉल का शेप चेंज कर रहा हूँ और फिर छोड़ रहा हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जा रही है। इसका मतलब है इसके अंदर एनर्जी है जिसकी मदद से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है और इसी एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा रीजन है पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है। तो जैसे जैसे इस फुटबॉल को मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेते जा रहा हूँ तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होते जा रही है और जैसे ही मैं इसे छोड़ दे रहा हूं तो इसकी एनर्जी सारी रिलीज हो गई और सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो जो एनर्जी स्टोर हो रही थी जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे थे तो इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। उस वीडियो में क्या दो चीज बताई है, पहला क्या बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, दूसरा क्या बताएगा जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। ये दो चीजें बताई थी। तो ठीक है, अब क्वेश्चन बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज पोसेस्ड बाय द फॉलोइंग केस। क्या बोला गया, ये जो केसेस फॉलोइंग जो हमारे पास ये केसेस दिए गए हैं इन्हें बताना कौन से टाइप्स की एनर्जी, कौन से टाइप की एनर्जी, मतलब हमको सिर्फ दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ना है, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ाएगा। तो इन्हीं दोनों के ऊपर क्वेश्चन करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या लिया, आई स्टोन कीप्ड ऑन द रूफटॉप, एक छत के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, तो बताओ उसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है। मान लो ये हमारा एक छत है, ये मान लो हमारा ये छत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है, तो बताओ यहाँ पे इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है। देखो मान लो यहाँ पे ये छत पे ये रखा हुआ है, ये पत्थर रखा हुआ, इसको पत्थर मान लेते हैं, रखा हुआ है, तो ग्रेविटी अपने एक फोर्स लगा रही होगी, लेकिन ये छत की वजह से खिंच नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या, इसमें एक एनर्जी स्टोर होते जा रही। अब जैसे ही हम छत हटा देंगे तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसकी एनर्जी, इसमें एनर्जी स्टोर होते जा रही, क्यों, ग्रेविटी अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, वो उसे खींचने की कोशिश कर रही है, तो एक इसमें एनर्जी स्टोर होते जा रही है, क्यों, स्टोर हो गई। अब स्टोरेज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब कार रनिंग, अब एक कार चल रही है, ये हमारी मान लो कार है, अब ये चल रही है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी, किसी भी रीजन या किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो कहेंगे हम उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो ये तो सिंपल हो गया, इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलते हैं वाटर स्टोरेड इन द डैम। वाटर स्टोरेड इन द डैम, एक डैम हैगा, ठीक है, उसमें पानी स्टोर होते जा रहा है, स्टोर होते जा रहा है, स्टोर होते जा रहा है, हमने एक साइड से बंद कर दिया है और स्टोर होते जा रहा है, तो क्या उसमें पोटेंशियल स्टोरेज स्टोर हो रहा है, तो एनर्जी उसमें क्या हो रही है, स्टोर ही होगी। हम खोल देंगे उस डैम को तो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कर जाएगा। तो पानी एकदम से स्टोर हो रहा है तो मतलब कि उसकी एनर्जी स्टोर हो जा रही, जैसे ही हम खोल देंगे तो वो पानी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखो अलग ही समझ में आ रहा है, स्टोर हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी तो स्टोर होती है। यहाँ पे लिखिए, हमें क्या करें, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, हम अपने मसल से दम लगा रहे हैं उसमें, तो हमारी मस्कुलर एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई और छोड़ देंगे तो बाहर आ जाएगा। तो हमें तो बस कंप्रेस्ड की बात की गई है, तो वहां पे क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। अब अपनी एनर्जी, उसको एनर्जी स्टोर हो रही है जब हम दबा रहे हैं। नेक्स्ट में क्या दिया, स्ट्रेच रबर बैंड, जब हम रबर बैंड को खींच रहे हैं तो उसमें भी तो एक एनर्जी स्टोर हो रही है, खींचते समय क्या हुआ, एक एनर्जी स्टोर होगी, तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पोसेस्ड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बोथ। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना आएगा कि जितने भी केसेस दिए गए हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी है आएगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी या फिर दोनों आएंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल, एक मैन है वो हिल पर चढ़ रहा है, पहाड़ी पर, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों। सिंपल सी बात, दोनों ही होने वाली है। एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है, हिल है इस तरीके से, तो इसके पास मतलब कुछ हाइट है, तो इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी तो पक्का है, और साथ ही साथ में ये मोशन कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मोशन भी हो रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यहाँ पे लिखेंगे P एंड E,
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फ्लाइंग एरोप्लेन, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, अभी हमारा यहाँ पे कोई सा भी एक एरोप्लेन है, अब ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो इसके पास क्या है, हाइट है, तो इसके बाद मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होते जा रही है, वो कौन सी हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये आगे मोशन कर रहा है तो इसमें क्या आ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बोथ होने वाला है, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ कॉलिंग फैन इन द ऑफ पोजीशन। एक कॉलिंग फैन मतलब एक छत पर फैन लगा हुआ है, इस तरीके से एक फैन छत पर लगा हुआ है, तो हमें बताना उसका पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो छत पर टंगा हुआ है, मोशन थोड़ी कर रहा है, और उसके पास हाइट है, तो हमें जब भी हाइट आ जाए तो समझ लो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अ बर्ड रनिंग ऑन द ग्राउंड, एक बर्ड है वो ग्राउंड पर दौड़ रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ग्राउंड पर ही तो दौड़ रही है। अब देखो हवा में उड़ रही होती तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती और काइनेटिक, जब वो ग्राउंड पे ही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें है ही नहीं है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी कब होती, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे आके तो जीरो हो जाती, यदि थोड़ी सी भी हाइट पे होती तो उसके पास पोटेंशियल। अब वो जमीन पर दौड़ रही है, ऐसे जमीन पर दौड़ रही है तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हुई ना, पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, क्योंकि H0 फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब यहाँ पे हमारी हाइट बिल्कुल नहीं है तो जीरो, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त कितनी हुई, जीरो, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आ स्ट्रेच स्प्रिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग को खींच रहा है, तो उसमें तो देखो ग्राउंड पर ही खींच रहे हैं, तो उसमें तो हमारी एनर्जी स्टोर होगी ना, जब हम खींच रहे हैं, जब खींचेंगे तो स्टोर होगी वो एनर्जी। और वो एक बात सुनो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो एनर्जी स्टोर होती है जब जो अपनी चीज, जो ऐसी चीज जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करती है, उसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ये मत समझना कि हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, हम खींच रहे हैं, देखो जब काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, खींचने पर एनर्जी स्टोर हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है जो एनर्जी, उनको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम मोशन आ रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसके अंदर जब हमने किसी चीज से फोर्स लगाया होगा तो उसमें जो फोर्स लगाया था किसी चीज से, तो उसकी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई, स्टोर होने के बाद वो आगे बढ़ा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आई थी। तो यहाँ पे ये मत समझना कि भाई हमने यहाँ पे स्प्रिंग खींचा तो उसके पास काइनेटिक, नहीं, उस वक्त वो काइनेटिक एनर्जी नहीं आई थी, उस वक्त जब हम खींच रहे थे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो रही थी। ठीक है, ये स्ट्रेच हो गया, जो चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो अब हम नेक्स्ट लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चन। तो पहले आप इनको नोट करो, मैं बढ़िया से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखता हूं आपको। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। आपको जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स पर, वो आपके सारे टाइप्स के क्लियर हो जाएंगे। और आपको कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह कभी हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, तो हम वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और भी जो भी डाउट्स आ रहे होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg kept at a height of 5 मीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमारे एक बॉडी है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, उसका मास दिया हमारे पास 1 kg, और वो कितनी हाइट पर रखे हुए, 5 मीटर हाइट पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये इस तरीके से 5 मीटर हाइट पर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास दिया हमको 1 kg, और जी की वैल्यू दी हमारे पास 10। तो सब कुछ तो हमारे पास गिवन है, सिंपल फॉर्मूला पुट करने का P mgh, बस मास हमारा कितना दे रखा है 1 kg, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, हाइट कितनी दे रखी है 5, इसका इंटू करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 50 जूल। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा, कितना सिंपल सा आंसर था ये तो सबसे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, अ बैग ऑफ बीट मास 200 kg। हमारे पास क्या एक बैग हैगा जिसमें क्या रखी हुई है, बीट रखी हैं, तो उसका मास कितना दे रखा है हमारे पास 200 kg। तो मास लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है 200 kg। ठीक है, अब आगे वाले, टू व्हाट हाइट शुड बी इट्स अराइज सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी 9800 जूल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हम उसे कितनी हाइट पर ले जाएं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी यूज्ड हो जाए, इतनी 9800 यूज हो जाए। मतलब कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना है जिसमें हमारी कितनी एनर्जी खर्च होना चाहिए,
कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाना चाहिए उस ऑब्जेक्ट में, 9800 जूल, इतनी आ जाना चाहिए। तो एक तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे गिवन है 9800 जूल। ठीक है, हमें हाइट फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। और हमारे पास क्या दे रखा है, और जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखिए जी की वैल्यू भी दे रखी है, ओके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी सिंपल है, फॉर्मूला ही में तो वैल्यू पुट करना है mgh। अब की और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास कितना दे रखा हमारे पास 200 इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8। और हमारे पास और क्या दे रखा है, हाइट फाइंड करना है, सिंपल है। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 9800। अब ये जो मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएंगे, ठीक है 98। देखो ये तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया था और इज इक्वल टू में हाइट, सिंपल है, इतना समझ में। 98 से 98 कैंसिल वन टाइम में, 10 से 10। अब यहाँ पे हमारा कितना बचाएगा, यहाँ पे ऊपर 10 बचा है और नीचे हमारा क्या बचा 2। इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। इसकी हाइट कितनी हैगी 5 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था ये आंसर। ठीक है, हाइट फाइंड कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हाई हुआ, आपने नोट कर लिया हुआ। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, देखो क्या बोला गया, अब क्या बोला गया, आप बॉय वेटिंग, देखो एक बॉय हैगा जिसका वेट कितना दिया गया 5 kg दिया गया, यानी उसका मास दिया गया है, कितना दिया गया है 5 kg दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बोला, क्लाइंबिंग अब वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर, और वो चढ़ रहा है। ठीक है, क्लाइंब कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। कितने मीटर तक चढ़ा, कितने मीटर तक चढ़ा 100 मीटर तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, तो हमारे लिए उसका वर्क डन फाइंड करना है कि उसने कितना वर्क डन किया है। सिंपल सी बात है, कोई वर्टिकली हाइट पे वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है किसी के ऊपर, ठीक है ऊपर चला है, तो उसका मतलब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। और हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ना तो हमारे पास फोर्स दिया है, ना ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट यूज कर सकते हैं, लेकिन फोर्स भी तो नहीं दी। तो आप कहोगे देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं फोर्स की, एस डब्ल्यू। वर्क डन का ये होता है mgh, यही फॉर्मूला तो बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, बन गया ना। क्यों, फोर्स की जगह mg लिखेंगे, s की जगह h। तो हम क्या कहते हैं, देखो सिंपल सी भाषा में कहूं तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं, हम जितना वर्क डन करते हैं उतनी हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, उतनी हमारी एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब होता है वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है, और जो एनर्जी यूज हो रही है वो कौन सी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब कि हम डायरेक्ट इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, mgs। तो हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू में mgh, और P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W, यानी वर्क डन। तो मास कितना दिया है 50, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, जी की वैल्यू 9.8, तो हम यहाँ पर 9.8 लिख लेते हैं। और हमारे पास हाइट कितनी दी है, ये इतनी हमारे पास हाइट दी है। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीपल आप करते हैं, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 45 में 49, और ये 00 एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 की पावर 4, ये तो आपको करना ही आता है। और यहाँ पे लिख देंगे जूल। देखो कंफ्यूज मत हो, आप कहोगे हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, आपने यहाँ पे वर्क पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये क्यों लिख दिया। सिंपल है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स क्या होती है, m इंटू में g, और ये h की जगह हम हाइट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम एच भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से mgh आ सकता है। इस तरीके से समझ सकते हो, या तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि देखो हम उतना ही, जितना हम वर्क डन करते हैं उतनी ही एनर्जी लगती है, तो इस ऑब्जेक्ट की उतनी ही एनर्जी होगी जितना वर्क डन हुआ होगा। यदि हम ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, देखो मान लो ये इस मार्कर पे मैं उतनी ही तो एनर्जी लगाऊंगा, उतना ही तो इस ऑब्जेक्ट पर उतनी ही तो एनर्जी लगेगी जितना ये वर्क डन करेगा, उतनी ही तो लगा रहा हूँ। या फिर ऐसा समझो उस ऑब्जेक्ट पर उतनी फोर्स लगाऊंगा जितना इसका वेट है, वो हम बात कर चुके हैं, ये छोड़ो, आप तो सिंपल ही समझो। ठीक है, अब हम बात कर, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए इस तरीके से रफ करना पड़ता है एक एक करके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला, अ वेट लिफ्टर इज लिफ्टिंग वेट ऑफ मास
200 ग्राम, देखो 200 केजी एक वेट, देखो एक क्या आएगा, एक वेट लिफ्टर रहेगा, वो वेट को लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ उठाता है, जिसका मास कितना दे रखा है 200 केजी। ठीक है, हमको इतना भी समझ में आएगा। वो कितनी मीटर हाइट तक उठा लेता है, 2 मीटर हाइट तक ऊपर उठा लेता है उस वेट को। ठीक है, ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, और जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये क्या था हमारे पास, ये क्या था, मीटर हाइट थी, और हमारे पास क्या दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8। ओके, और क्या पूछा गया, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द वेट। तो हमारे जब वेट को उठा रही थी तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, इस तरीके से वेट उठा रही थी तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही थी। सिंपल है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, तो मास कितना दे रखा है 200 kg, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8, हाइट कितनी दे रखी है 2। ठीक है, ये इसको नीचे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 में। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो क्या आएगा 4 8 जा 32, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 9 जा 36, और ये पावर 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये लिख देंगे जूल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी लिखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर। अब वर्क डन की पूछिए कि उसका वर्क डन कितना हुआ। मैंने क्या बोला, हमारी जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो, जितना वर्क डन करेंगे उतनी तो एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब यही आने वाला है, हमारा वर्क डन सेम आएगा। देखो मैं बता देता हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। 1 मिनट आओ, कंफ्यूजन नहीं होना है, हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हैं, फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ये मत समझना कि वर्क डन 0 हो रहा है। यहाँ पे एंगल हमारा 0 डिग्री का बन गया, 0 डिग्री का बना एंगल, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 0, तो 0 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम सीधे लिख सकते हैं एफ कॉस। और फोर्स हमारा कितना होता है m इंटू में g, और s की जगह h, यही सेम फॉर्मूला बन गया w, और ये इसका मतलब p किसके इक्वल होता है w के। सिंपल है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं w हमारा सिंपल ये कैलकुलेशन करना थी, तो इसका भी हमारा आंसर सेम आएगा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप सिंपल कह सकते हो, आप पोटेंशियल एनर्जी पूछिए उसी चीज का सेम, और उसी का वर्क डन पूछा है तो सेम होगा, जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी ही एनर्जी लगती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उतनी एनर्जी रिलीज करती है हमारी बॉडी जितना कि हम वर्क डन करते हैं, और उसमें जो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं इसे रफ करता हूं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, ठीक है, उसे वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली मतलब इस तरीके से सीधी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मान लो वो यहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, विद इनिशियल वेलोसिटी, अब उसे कितनी स्पीड से फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंका जा रहा है। ठीक है, आगे व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो हमें बताना है लास्ट के 2 सेकंड पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लो जी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचने वाला हो, इससे पहले 2 सेकंड यहाँ तक, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, देखो ऊपर फेंक रहा है ऑब्जेक्ट को, तो पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होता है यार, इसका मतलब इसमें लास्ट के 2 सेकंड पर यहाँ पे ऊपर पहुंच नहीं पाए पूरे, उससे पहले ही यहाँ पे हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू में mgh। हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है गिवन है, जी की वैल्यू क्या गिवन है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, ठीक है, हमारे पास जी की वैल्यू भी गिवन है। अब उसके बाद करते हैं h, हाइट नहीं है हमारे पास, तो हमारे लिए हाइट फाइंड करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम हाइट किस तरीके से फाइंड कर, ये वाली क्वेश्चन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू में u प्लस 2as, इससे हमारी हाइट मिल जाएगी ना, हमको हाइट सीधी मिल जाएगी। अब आप कहोगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लगाओगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे ये लास्ट के 2 सेकंड के ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ पे ये होती है हमारी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता चलती, और फाइनल वेलोसिटी उसकी जगह हमारी पता होती सिर्फ यहाँ पे इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे और कुछ होगी, यहाँ पे और कुछ होगी, यहाँ पे और कुछ होगी, तो यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, और इस 2 पॉइंट के बीच की हमको टाइम, ये टाइम लास्ट 2 सेकंड का मतलब ये इतना टाइम पता है हमको, ये पूरे टाइम नहीं पता, इसलिए ये वाली इक्वेशन लगेगी यहाँ पे। ठीक है, और v कितना दे रखा है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, देखो जब ऑब्जेक्ट एक टाइम ऐसा आएगा पूरी ऊपर हाइट तक पहुंच गया होगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो वैसे ही जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी को हम 2 बार लिख सकते हैं, और प्लस 2 एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये देखो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 400 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये -2s।
ठीक है। अभी इसको मैं साइड ला जाऊंगा तो -400 और -20s, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो हमारी हाइट आ चुकी हैगी 20 मीटर, ये आ चुकी है। एस का मतलब क्या हो सकता है, और हाइट, ठीक है, एक ही चीज है। हमारे पास हाइट मिल गई है, अब सिंपल है, इस फॉर्मूले पुट कर देंगे, P = में m इंटू में g। मास कितना दे रखा है हमारे पास 20, g की वैल्यू 10, हाइट 20, ये लो हो गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 4, 1 2 3 4, ये लो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सिंपल सा था, हमको बस हाइट फाइंड करना थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से आ गया होगा, मैं शायद कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार और हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करी, ओके, क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ कार इज accelerated on a level road and it's attain a velocity 4 times its initial velocity। देखो how does its potential energy change। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कार है रोड पे है ना, उसकी स्पीड रोड पर हो रही है, हम बिल्कुल रोड पे चिपक के चल रही है, रोड लेवल मतलब गाड़ी रोड पे चिपक के चल रही है, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, जो पहली इनिशियल वेलोसिटी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या चेंजेस आएगा, बताओ क्या चेंजेस आएगा, पहले कमेंट कर दो आप खुद ही। तो इसका आंसर है कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, तो रीजन सुनो। देखो क्यों चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती। अब गाड़ी किस पे चल रही है, रोड के लेवल पे, ये इस लेवल पे चल रही है, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, तो इसकी तो कोई हाइट ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं होगी। समझ में आया इतना, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।